This is illegal action. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Formal blockade of Iranian ports. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो हर रोज की तरह हम हाजिर हैं ईरान युद्ध की सबसे बड़ी अपडेट्स को लेकर, उसके सार को आप तक समझाने के लिए। जिन विजुअल्स से मैंने इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत की, उन विजुअल्स को रिलीज किया है यूएस सेंट्रल कमांड ने, जिन्होंने घोषणा की थी कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉकेड कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट या तो सबके लिए खुले या तो फिर किसी के लिए भी ना खुले। और ये बातें उन्होंने कही थी जब इस्लामाबाद में हुए बातचीत के बाद में कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसमें यूएस और ईरान के टॉप लेवल ऑफिशियल्स मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और 1979 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा इतनी हाई लेवल की उच्च स्तरीय मुलाकात देखने को मिली इस्लामाबाद में, जहां अमेरिका का नेतृत्व जेडी वैंस कर रहे थे, डेलीगेशन का नेतृत्व। बहरहाल, सेंटकॉम का दावा है कि इन्होंने इस ब्लॉकेड को पूरी तरीके से इस वक्त एनफोर्स करके रखा हुआ है, और कोई भी जहाज जो ईरानियन बंदरगाह की ओर जा रही है या वहां से निकलने की कोशिश कर रही है, उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। दोनों ओर से ही यहाँ पर काफी बयानों में कम से कम एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। वो भले ही आईआरजीसी हो, ईरान के कमांडर्स हो, इब्राहिम जुल्फिकारी जो उनके स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि द यूएस ब्लॉकेड परसिस्ट्स, वी विल होल्ड ऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द रीजन, दे आर टेस्टिंग आवर रिजॉल्व। लेकिन इन सबके बीच में अच्छी बात यह है कि जिस संघर्ष विराम को मंजूरी दी थी अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल को पाकिस्तान की ब्रोकरिंग के बाद में, वो अभी तक टूटा नहीं है। सदर्न लेबनान में इजराइल के हमले जरूर जारी हैं और एक बहुत बड़े विवाद का मसला बना हुआ है। उसको लेकर यूएस कांग्रेस में किस तरीके से अब सेनेटर्स, सांसदों का रवैया बदल रहा है इजराइल को लेकर, उस पर मैं बात करूंगी कुछ ही मिनटों में। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये गले की फांस है, शुक्रवार को फ्रांस और यूके मिलकर मुलाकात कर रहे हैं 40 मुल्कों की कि कैसे इससे जो है रास्ता निकाला जा सके। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट को एक दिन पहले उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत होगी, जल्द होगी, शायद इस्लामाबाद में वापस से ईरान के साथ में। उन बयानों के बाद में हमने देखा कि मार्केट्स में कुछ हाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस कुछ कम आ गई हैं प्रति बैरल के हिसाब से, लेकिन एक बहुत भयंकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही एक फ्रैजाइल युद्ध विराम है। ये कब तक टिका हुआ रहेगा और क्या इसमें एक्सटेंशन हो गया या नहीं। व्हाइट हाउस की तरफ से जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लिविट, उन्होंने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया है एक सीजफायर एक्सटेंशन के लिए। कैरोलिन लिविट का सबसे पहला वो जो बयान है वो मैं आपको यहाँ पर सुना देती हूँ। Again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. You heard from the Vice President directly and the President this week that these conversations are productive and ongoing, and that's where we are right now. I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The President mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran to meet the President's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side, and so we are continuing to see how these conversations go.
तो आप देख रहे हैं कि कैरोलिन लिविच का कहना है कि उन्होंने निगेट नहीं किया उन खबरों को कि वापस से एक इन पर्सन मुलाकात हो सकती है अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस के बीच में, लेकिन उन खबरों को गलत कहा कि अमेरिका ने किसी तरह से युद्ध विराम को एक्सटेंड करने के लिए कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। अब दोनों ओर से ही देखिए ये बयान आ रहे हैं। ईरान भी एक तरफ ये कहता है कि भाई अगर अमेरिका सिंसियर हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वैसे तो हम 6 महीने से लेकर अगले कई सालों तक युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारी संप्रभुता पर कोई हमला नहीं होगा। यही बयान डोनाल्ड ट्रंप से भी आ रहा है। जो एक क्विंट एसेंशियल जब बार्गेनिंग होती है, इस तरह के इंटरनेशनल निगोशिएशंस होते हैं, तो लोग मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेकर जब एक कमरे में आते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो अपने पोजीशंस से तुरंत हट जाते हैं, लेकिन एक ईजिंग डाउन ऑफ पोजीशंस भी जो है धीरे धीरे देखने को जरूर मिल रही है। तो ये फिंगर्स क्रॉस्ड वाली एक स्थिति है कि इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि जहां तक उस ब्लॉकेड का सवाल है जिसका असर दुनिया भर में ऊर्जा संकट के तौर पर नजर आ रहा है, उसमें यूएस सेंटकॉम का दावा है कि पिछले 24 घंटे में बुधवार को जो है उन्होंने कम से कम 10 ऐसे जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये ब्लॉकेड की शुरुआत सोमवार को हुई थी। और 10 जहाज जो या तो ईरानियन बंदरगाह जा रहे थे या वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको उन्होंने वापस करवा दिया। ये ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो वेसल है, इनका कहना है, जिसने कोशिश की थी कि यूएस ब्लॉकेड को मंगलवार को जो है वो तोड़कर बंदर अब्बास से ये जहाज निकला था। और जब ऐसा हुआ तो उनका दावा है कि हमने इसको जो है वापस से ईरान की ओर ही लौटा दिया है। सेंटकॉम ने ये भी कहा है कि जो यूएस के नेवी वेसल्स हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं गल्फ ऑफ ओमान में, ताकि इस ब्लॉकेड ऑफ शिप्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। अब इसके जवाब में जो है ईरान ने निश्चित रूप से यहाँ पर कहा है कि भाई अगर ये जारी रहा तो हम रेड सी को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, ओमान गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो आपके पास जो है कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर नहीं होंगे। इन सब के बीच में जो कोशिशें जारी हैं इस वक्त 2 स्तर पर, एक रीजनल डिप्लोमेसी जिसमें पाकिस्तान निश्चित रूप से, भले ही आपको पाकिस्तान एक देश के तौर पर पसंद ना हो, वो आपका दुश्मन देश हो, लेकिन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को वाहवाही मिल रही है क्योंकि वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस वक्त आप देखिए इन तस्वीरों को जो आई है तेहरान से। यहाँ आपको दिखेंगे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, सुप्रीम आर्मी लीडर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो तेहरान पहुंचे हैं। अब्बास अरागची ने बहुत गर्मजोशी से गले मिलकर उनका स्वागत किया। पाकिस्तान ईरान के रिश्ते भी जो है काफी पुराने रिश्ते हैं, दिक्कतें भी हैं उसमें, खास करके जब सिस्तान बलूचिस्तान हम प्रोविंसेस की बात करते हैं। दोनों मुल्कों के बीच में अभी 2 सालों पहले हमने देखा था कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जारी हो गया था, और अगर ईरान में कोई अस्थिरता पैदा होती है तो इसका पूरा का पूरा असर बलूचिस्तान पर देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर में। नॉर्दर्न पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जिन्होंने अपनी अलीजियंस को स्वेर इन किया है टू मुश्तबा खामनी, और शिया एक बहुत बहुल्य पॉपुलेशन भी है पाकिस्तान के अंदर में, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कोई युद्ध लड़े। तो आसिम मुनीर जो कि अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में पहुंचे थे, लेकिन जब मुलाकात करते हैं अब्बास अरागची के साथ कमरे में तो आप देखते हैं कि वो सिविल यूनिफॉर्म में है। अब इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे जो बड़ा फोर्स है वो आर्म फोर्सेस का ही है। और इस दौरान जब आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं आपके तेहरान में, शहबाज शरीफ 15 से 18 अप्रैल के बीच में एक जरूरी दौरा कर रहे हैं जिसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और वो तुर्की भी जाएंगे। तो कतर, सऊदी और आपकी तुर्की ऐसे मुल्क है जहां शहबाज शरीफ जा रहे हैं। तो ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ना जरूरी होता है दिखाना कि आप किस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं। जब आप सिविलियन यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि भाई हम एक सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग के लिए तैयार हैं। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर आप दिखा रहे हैं कि हमारी मिलिट्री डोमिनेंस है, जरूरत पड़ी तो देखिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये तस्वीरें पेज़ेश्कियां के बीच में रिलीज हुई हैं, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, जो तेहरान इमरजेंसी सेंटर में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये जो बातचीत डिफरेंट लेवल्स पर हो रही है, एक शहबाज शरीफ जाकर उन प्लेयर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं जिनका आपस में इस वक्त जो है सब अलाइंड हो। तुर्की ने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। सऊदी चाह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ आकर मिलकर जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े अगर ये युद्ध फिर से रिज्यूम होता है तो एक तरफ वो बातचीत है, दूसरी ओर डायरेक्टली जो है आसिम मुनीर अगर आए हैं मैसेजेस लेकर अमेरिका की तरफ से ईरान में और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। एनी डे आसिम मुनीर कैरीज मोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक वेट देन शहबाज शरीफ।
तो उनका खुद तेहरान आना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। पिछले साल भी जो है वो सितंबर में और जून में 2 बारी वहां जा चुके हैं। तो देखिए कैसे वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर जो है वो तेहरान में आते हैं और उसके बाद अब्बास अरागची उनका स्वागत करते हैं। और पाकिस्तानियों की इन बातचीत की कोशिश को अमेरिका जो है पब्लिक मंच पर इसकी तारीफ कर रहा है। कैरोलिन लिविट ने तो ये तक कह दिया कि इस वक्त एक ही मेन मीडिएटर है अमेरिका के लिए, जो कि पाकिस्तान है। और क्या इन कोशिशों से एक सीज फायर एक्सटेंशन देखने को मिलेगी? जो 15 दिनों का एक सीज फायर हो रखा है इस वक्त, वो जरूरी है। तो वहीं ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि ईरान के साथ आप धोखा कर रहे हैं, जिनीवा टॉक्स के बाद में उन्होंने बयान दिया था कि भाई ईरान तो लगभग आपके सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार था, आपने क्यों उन पर इजराइल ने हमला कर दिया। उन्होंने भी जो संयुक्त राष्ट्र के ऑनवॉय हैं जॉन आर्नोल्ड, जो मिडिल ईस्ट के सिचुएशन के लिए राजदूत हैं, उनसे मुलाकात की है और उस पर एक ट्वीट करके कहा है कि ओमान रीअफर्म्स सपोर्ट फॉर द सीज फायर एंड अ परमानेंट एंड टू ऑल हॉस्टिलिटीज through the region. We also support UN efforts for peaceful diplomatic solutions and regional dialogue to de-escalate and restore stability. तो एक बहुत क्रिटिकल फेज इस वक्त जारी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भले ही जो है दोनों ओर से काफी एस्केलेटरी बयान दिए जा रहे हैं, फैक्ट ये है कि ऑन ग्राउंड द सीज फायर इज स्टिल होल्डिंग। और इन सब के बीच में देखिए कैरोलिन लिविट ने जो पाकिस्तान की भूमिका पर बातें कही, आइए आपको वो सुनाते हैं। With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Will. तो देखिए उन्होंने ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत इनक्रेडिबल मीडिएशन की है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। सऊदी अरब ने उनको अतिरिक्त असिस्टेंस दे दिया है, 2 अरब डॉलर्स उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये पाकिस्तान के बैंक्स ने ट्वीट किया है। 5 अरब डॉलर के एक एग्जिस्टिंग जो उनकी लोन्स थी, हालांकि ये एक लोन इकोनॉमी है, ये कोई स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, वो पाकिस्तान बोरो कर रहा है बार बार फंड्स लगातार दूसरों देशों से, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये अपनी पाकिस्तान की फंड्स नहीं है। लेकिन इट डजंट मैटर, पाकिस्तान के जो आका हैं उनके नियम कानून अलग है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि हम फाइनेंशियल लोन्स ले रहे हैं उसको बाद में चुकाना हो। जनता के लिए तो उनकी भाई डिप्लोमेटिक वेट देखने को मिल रही है ना, मुल्कों में आप जा रहे हैं, तमाम मुल्कों के जो प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री है, वो पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में उनके लिए ये शॉट इन दी आर्म के तौर पर आया है जब वो बहुत घरेलू दिक्कतों से जूझ रहे थे, तालिबान के साथ अफगानिस्तान सीमा पर जो है उनका युद्ध जारी था। तो इन सब की वजह से जो है पाकिस्तान को निश्चित रूप से एक शॉट इन द आर्म यहां पर मिला है। लेकिन यहां जो एक जरूरी अपडेट है वो ये है कि एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हालांकि बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन सीजफायर की कोशिशों के लिए लेबनान में बातचीत का सिलसिला जारी है। एक राउंड ऑफ टॉक्स डीसी में हुए हैं जिसको मार्को रूबियो ने लीड किया है और कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो है डायरेक्ट टॉक्स होंगे इजराइल और लेबनान के बीच में। पहली बार उनकी इतिहास में हिजबुल्लाह को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इजराइल के खिलाफ अमेरिका के अंदर मूड बहुत भयंकर रूप से टर्न अराउंड हो चुका है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बर्नी सैंडर्स जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, लगातार एक वो वोट्स लेकर आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इजराइल को अमेरिका की तरफ से सप्लाई होने वाले बुलडोजर्स, आर्म्स, इक्विपमेंट पर रोक लगाई जाए। बहुत सारे यूरोपीय देश हैं, इटली इंक्लूडेड, जिन्होंने कहा है कि हम ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं करेंगे अपने डिफेंस सप्लाईज, डिफेंस पैक्ट्स की विद इजराइल। तो अमेरिका में एक बड़ा तबका आज है, कम से कम 40 ऐसे सेनेटर्स हैं जो ऊपरी सदन के सांसद हैं जिन लोगों ने वोट किया है अगेंस्ट यूएस वेपन्स फॉर इजराइल। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है क्योंकि अमेरिका के अंदर में दिस यूज्ड टू बी अ कंसेंसस एरिया कि कुछ भी हो जाए भाई इजराइल को तो हमारा सपोर्ट है ही। जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, जो अमेरिकन जूइश लॉबी है, ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ऐसे सांसद जरूर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर इस रेजोल्यूशन को पारित होने नहीं दिया है। लेकिन आप सोचिए कि कम से कम आधा ऐसा चेंबर इस वक्त इजराइल के खिलाफ
टर्न अराउंड हो चुका है। वो नहीं चाहता है कि इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट मिले अमेरिका की तरफ से और इसके खिलाफ वो वोट कर रहे हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हैं वो ज्यादातर इसमें नेता हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त अलग अलग स्तर पर। देखना होगा कि हिजबुल्ला को लेकर आखिरकार इजराइल और लेबनान के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या उसमें कोई बात बनती है, क्योंकि यहाँ पर गालिबाफ जो कि ईरान के स्पीकर है उन्होंने साफ ट्वीट करके लिखा है कि the completion and consolidation of a comprehensive ceasefire in Lebanon will be the result of the steadfastness and struggle of the esteemed Hezbollah and its heroic deeds and the unity of the axis of resistance. And the United States must commit to the agreement. The resistance and Iran are one and the same entity, whether in war or in a ceasefire. तो ईरान ने साफ कर दिया कि आप हुतीस हिजबुल्लाह पर हमले नहीं कर सकते अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म सीजफायर चाहते हैं तो। एंड अमेरिका को अपनी इजराइल फर्स्ट पॉलिसी से वापस जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है कम से कम संसद में जीते हैं इन द सेंस कि चलो वो रेजोल्यूशंस पारित नहीं हुई जो कह रही थी कि अमेरिका इजराइल को जो है और असिस्टेंस ना दे, आप और जो है आर्म्स सेल्स ना करें, पैसे ना दे लड़ाई के लिए। लेकिन ये निश्चित रूप से एक मूड जो टर्न अराउंड हो गया है अमेरिकी संसद के अंदर, ये काफी टेलिंग है और आने वाले दिनों में इसका असर पड़ेगा कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कहाँ जाते हैं, किस दिशा जाते हैं। इस पूरे रीजन में, गल्फ में जो अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बदल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, देखना होगा कि एक सेकेंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स जल्द होती हैं या नहीं। अभी बस मैं यही अपडेट्स लेकर आई हूँ। एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं पश्चिम बंगाल से यहाँ के चुनावों को लेकर इलेक्शन ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कर रही हूँ। वो अगर पसंद आए तो प्लीज उनको आप देखें, शेयर कीजिए और दोपहर 1:30 बजे ईरान युद्ध से जुड़े हुए अपडेट्स रोज देखा कीजिए। अपने बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी बस इतना ही मेरे साथ। नमस्कार, आदाब।